हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का चैप्टर हम नेचुरल फिनोमेना कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं को कंटिन्यू करें। बच्चों, पिछले लेक्चर में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस। बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट अ थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू अकर ऑन अ सर्टेन। यानी मौसम विभाग ने ये कहा, ये प्रिडिक्ट किया कि किसी दिन क्या है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, यानी तड़ित झंझा हो रही है। सपोज यू हैव टू गो ऑन दैट डे। मान लीजिए आपको उस दिन जाना। वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला? क्या आप जो है छाता जाएंगे? एक्सप्लेन, यानी व्याख्या कीजिए। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि एक निश्चित दिन पर तूफान आने की संभावना है। मान लीजिए आपको उस दिन बाहर जाना है, क्या आप छाता लेकर चलेंगे? व्याख्या करना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि वेदर डिपार्टमेंट में ने यानी मौसम विभाग ने ये कहा है कि थंडरस्टॉर्म हो रहा है। तो क्या आप जो है तड़ित झंझा के टाइम पे आप छाता लेके जाएंगे? अब अगर हम छाते की बात करें तो आप ये जानते हैं कि छाते में क्या होती है, आपकी मेटल की रॉड होती है, धातु की रॉड होती है। और आप ये जानते हैं कि जो तड़ित है, तड़ित में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन होता है। विद्युत विसर्जन होता है, ठीक। आपने पढ़ा है कि विद्युत विसर्जन किस तरीके से होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, बादल में जो चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका ऊपर इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आपका नीचे इकट्ठा हो जाता है। अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि बादल के निचले हिस्से और ग्राउंड में क्या है, आपके विपरीत आवेश है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है, जो यहाँ पे है जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो करते हैं इस तरीके से। और यही आपको स्पार्क के रूप में, तारी के रूप में या तड़ित लाइटनिंग के रूप में आपको दिखाई देते हैं। अब क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, चार्ज यानी आवेशों का क्या हो रहा है, विसर्जन, आवेश फ्लो कर रहे हैं। तो जब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे छाता लेके चलते हैं, छाते में क्या है, मेटल है, मेटल क्या करेगा, इन चार्जेस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेटल की जो रॉड है वो इन चार्जेस को, इन आवेशों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, जिस कारण क्या हो सकता है कि आपको बिजली के झटके लग सकते हैं, ठीक है। आप जो है हाथ से पकड़ेंगे छाता तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, रॉड से, और वो आपके शरीर तक पहुंचेगा, जिस कारण आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी कभी भी तड़ित झंझा होती है यानी थंडरस्टॉर्म होता है, ऐसे टाइम पे आपको छाता लेकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं कि आप इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। नो, वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। यानी नहीं, किसी को भी जो है थंडरस्टॉर्म में, तड़ित झंझा में जो है अम्ब्रेला यानी छाते को कैरी नहीं करना है, छाता लेकर नहीं। The thunderstorm is accompanied by lightning and the charges might travel from the clouds to the metal rod on the umbrella and might cause an electric shock to the person carrying it. अब क्या होता है, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है इसके साथ लाइटनिंग भी होती है। लाइटनिंग में क्या होता है, चार्ज का फ्लो, आवेशों का विसर्जन होता है। अब आवेशों का विसर्जन हो रहा है तो जो आपकी मेटल की रॉड है, धातु की जो रॉड है, किसमें है, अम्ब्रेला में है, छाते में है, वो क्या करेगी, वो जो है चार्जेस को अपनी ओर आकर्षित करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। और इससे क्या हो सकता है, इससे जो है, जो व्यक्ति इस छाते को लेके जा रहा है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सो इट इज नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग। इसलिए इसलिए जो है लाइटनिंग के समय, तड़ित के समय अम्ब्रेला ले जाना, छाता ले जाना सही नहीं है।
नहीं, तूफान के दौरान छाता नहीं रखना चाहिए। गरज के साथ बिजली चमकती है और आवेश बादल से छतरी पर लगी धातु की छड़ तक जा सकते हैं और इस ले जाने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए बिजली गिरने के दौरान छाते ले जाना सुरक्षित नहीं है। तो जो आपका थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म यानी तड़े झंझा के टाइम पे आपको छाता ले जाना नहीं है, इसे कैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो एक ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से या जिसके उपयोग से ये पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि आपको बताना है किस चीज का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्या तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास वस्तु होती है तो उसकी किस क्वालिटी को हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। पहला है चार्ज, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है फ्री ऑफ क्रैक्स हॉट। ठीक है, डी है हॉट यानी चार्ज किया गया, चुंबकीय, दरारों से मुक्त, गर्म। अब यहाँ पे क्या कहा गया है इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आप क्या जानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का उपकरण है जो आपका कुछ इस तरीके से होता है। एक कांच की आपका कांच का जार होता है, इस तरीके से कुछ होता है आपका। कांच की ऐसे जार होती है, यहाँ पे एक मेटल की कैप होती है, यहाँ पे कॉर्क होता है, कॉर्क से लगा होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये मेटल की प्लेट होती है, इससे आपकी एक मेटल की रॉड जुड़ी होती है, जिसके नीचे क्या होता है, जो है आपकी लीव्स लगाई रहती है यानी पत्तियां लगाई। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है, जो वाइडली यूज होता है, वो आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और आप इसे एल्यूमिनियम की फॉइल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लास फ्लास्क है, इसके अंदर इसके जो है यहाँ नेक में हमने क्या किया है, कॉर्क लगाई है, कॉर्क पे हमने क्या लगाया है, एक मेटल धातु की एक रॉड है जिसके ऊपर क्या है, कैप है, और नीचे क्या है, आपकी गोल्ड की पत्ती। अब ये जो है ये क्या है आपका, इसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी आवेशित वस्तु के बारे में जानते हैं कि जो हमारी आवेशित जो वस्तु है वो आवेशित है या नहीं, कि हम इससे डिटेक्ट करें। अब किस तरीके से करते हैं, आप क्या करते हैं, जो है आपके पास जो वस्तु है उसे आप उसके पास लेके आएंगे। अब मान लीजिए हमने ऐसी वस्तु को इसके पास लेके आए जो कि चार्ज नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये चार्ज नहीं। अब जैसे ही इस वस्तु को इस डिस्क के, ये धातु की डिस्क है, इसके पास लेके आते हैं तो ये देखा जाता है कि जो आपके ये है ये अपनी पहली स्थिति पे रहती है, यानी कि इस तरीके से रहती है, ये चौड़ी नहीं होती। तो यानी ये क्या हुआ, ये चौड़ी नहीं हुई, इसका अर्थ क्या है कि जो आपका वस्तु है, जो आपकी वस्तु है वो आवेशित नहीं है। अब मान लीजिए आपकी वस्तु जो आवेशित वस्तु है और आपको ये जानना है कि आवेशित है या नहीं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो है पॉजिटिव चार्ज वाली या धनावेशित वस्तु ले आते हैं, जैसे कि आपकी ग्लास की रॉड, कांच की छड़। अब इसे हम यहाँ पे पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ पर इस डिस्क पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपस में मिला हुआ है और ये क्या है, न्यूट्रल है यानी ये अनावेशित है। अब जैसे ही आप चार्ज वस्तु को इसके पास लेके आएंगे, इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी रॉड है वो धनावेशित है और वो किसे अट्रैक्ट करेगी, ऋणावेशित
चार्जों को या ऋणावेशों को। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्जों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक? और आप ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादातर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इधर इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होगा तो आपकी जो पत्तियां हैं ये दोनों आवेशित हो जाएंगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगी का अर्थ है कि आपकी जो ये पत्तियां हैं इनके बीच की जो दूरी है वो चौड़ी हो जाएगी कुछ। तो यहाँ पे क्या होगी आपका धनावेश। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज जो है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं ये जानने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन की तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, यानी चार्ज किया जाता है। तो आपका आंसर है चार्ज्ड, क्या ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी विद्युत धारा को एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक पिंड से दूसरे पिंड में डाला जाता है। फॉर दिस पर्पज टू बॉडीज मस्ट बी ज्वाइंट बाय। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, यानी दो जो ये वस्तुएं हैं तो किस तरीके से ज्वाइंट करना चाहिए। विद्युत धारा को एक पिंड से, यहाँ पे पिंड लिखेंगे, एक पिंड से दूसरे पिंड में प्रवाहित करना होता है। इस प्रयोजना के लिए दोनों निकायों को एक साथ जोड़ना होगा। अब आपको यहाँ पे दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, पहला है कॉटन थ्रेड से, या सूती धागे से। दूसरा है प्लास्टिक स्ट्रिंग से, प्लास्टिक के धागे से या प्लास्टिक की तार से। तीसरा है कॉपर वायर यानी तांबे की तार से। चौथा है रबर बैंड। तो ये आपके 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपका विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेशों का प्रवाह, चार्जेस का फ्लो। अब चार्जेस का फ्लो किससे होगा, चार्जेस का फ्लो ऐसी वस्तु से होगा जो कंडक्टर होगी, जो चालक होगी। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस अगर हम देखें तो कॉटन थ्रेड यानी सूती धागा क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, तो चालक है, यानी इससे आवेश प्रवाहित तो नहीं होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है प्लास्टिक स्ट्रिंग यानी प्लास्टिक की तार। अब प्लास्टिक की तार भी क्या है आपकी, प्लास्टिक की तार भी आपकी क्या है, एक इंसुलेटर है, एक कुचालक है, क्या विद्युत रोधी है, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन है आपका रबर बैंड। रबर बैंड भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का यानी इससे भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कॉपर वायर। ये तो आपका उत्तर क्या है यहाँ पे, कॉपर वायर यानी सी। और क्यों है, क्योंकि जो आपकी कॉपर वायर होती है तो आपके जो है तांबे की तार है या कॉपर वायर जो है ये एक प्रकार का क्या है, चालक है या सुचालक है या विद्युत का चालक है, कंडक्टर है। इस कारण इससे आवेश प्रवाहित हो जाए। तो आपका आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी कॉपर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट कॉजेस, पृथ्वी की प्लेटों की गति का कारण बनता है, यानी जो आपका जो पृथ्वी की प्लेट है उसके कारण क्या होता है ये आपको बताना। पहला है साइक्लोन्स यानी चक्रवात। दूसरा है लाइटनिंग यानी तड़ित। तीसरा है अर्थक्वेक यानी भूकंप। और चौथा है थंडरस्टॉर्म यानी तूफान या तड़ित झड़ी। अब यहाँ पे क्या कहा है, पृथ्वी के प्लेटों का गति, पृथ्वी की जो प्लेट का मोशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
जो है आपके आपके साइक्लोन चक्रवात की बात करें, लाइटनिंग की बात करें, थंडरस्टॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो ये किस कारण होती है? आपकी तेज जब हवाएं चलती, तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, ठीक है, तेज हवाएं चलती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, बहुत तेज चक्रवात आते हैं। अब थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग भी होती है। क्या आपने पढ़ा है कि जैसे जब हम बात करते हैं तो बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, जो आपके बादल होते हैं, बादल में, ठीक है, जो आपके धनावेश हैं वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और ऋणावेश आपके नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तेज हवाएं चल रही हैं, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तूफान हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है, ठीक है, और क्या होता है, नीचे फ्लोर में या ग्राउंड में धनावेश यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से। अब इस कारण क्या होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे आवेशों का प्रवाह हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आवेशों का प्रवाह हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, विद्युत जो है विसर्जन होता है, और विद्युत विसर्जन के कारण क्या होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होती है, चिंगारी या लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, जिसे आप करंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइक्लोन की, यह तेज हवाएं चलने से होता है या अनइवन हीटिंग से, बेसिकली कहीं पे आपकी ज्यादा गर्म, कहीं पे ठंडी हवा है, तो उस कारण आपके जो है ये आपके उत्पन्न हो। तब यहाँ पे अगर हम बात करें लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग किसके कारण होती है, थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं चलने के कारण। अगर हम बात करें अर्थक्वेक, भूकंप की अगर हम बात करते हैं, तो भूकंप से आप ये समझ सकते हैं, भूकंप यानी जो है पृथ्वी का कांपना, हिलना। अब जब हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसमें हमारी पृथ्वी जो है वो कांपती है या वो हिलती है या हमें हिलती हुई महसूस होती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो क्रस्ट है, क्या भूपर्टी कहते हैं, वो सिर्फ एक प्लेट से नहीं बल्कि बहुत सारी अनेकों प्लेट से बनता है। बहुत सारी आपकी प्लेट्स होती हैं, आपकी अलग अलग प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट हो गई, जैसे आपके अलग अलग प्लेटें हो। अब ये जो अलग अलग प्लेटें होती हैं, ये क्या करती हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, कॉन्टिन्यूसली हिलती डुलती है, आपस में टकराती है, और इसके कारण क्या होता है, ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं, भूस्पंद प्रोड्यूस होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रेमर्स कहते हैं, और अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। ट्रेमर्स यानी अर्थक्वेक की बात करें, यानी भूकंप की बात करें, ठीक है। तो भूकंप क्यों उत्पन्न होती है, आपकी प्लेटों की गति से। प्लेट गति करते हैं, आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण भूकंप। यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका सी है, अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो भूकंप किस कारण से उत्पन्न होते हैं, प्लेटों की गति के कारण, ठीक है। जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, ठीक है, उनकी गति के कारण, उनके आपस में टकराने के कारण ही भूकंप यानी अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लाइक चार्जेस यानी समान आवेश। आपको ये बताना है कि समान आवेश क्या करते हैं। पहला है अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। सी है नो इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कोई अन्योन क्रिया नहीं होती है। डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो एक समान आवेश होते हैं या सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें आस पास लाया जाता है तो वो क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम चार्जेस यानी आवेश की बात करें तो हमारे पास बहुत प्रकार के आवेश होते हैं। एक आपका होता है धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, जब भी हम
जो है दो सेम चार्जेस, चाहे वो आपके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, इनको जब हम पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से विकर्षित हो, क्या करते हैं ये, रिपल्शन। ये दोनों करते हैं आपके रिपल्शन। ठीक है, अब अगर हम एक पॉजिटिव या धनावेश को और एक ऋणावेश, ठीक है, एक धनावेश एक ऋणावेश या एक ऋणावेश और एक धनावेश को पास पास लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपके दूर जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन। अब यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, समान आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, इनको जब हम पास पास लेके आते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि जब भी हम एक समान आवेशों को पास पास लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, आकाशीय बिजली गिरने के कारण है, यानी तड़ित के कारण है। क्या पूछा गया आपसे, तड़ित के कारण, तड़ित के कारण। पहला है विंड, हवा, दूसरा है रेन, रेन यानी वर्षा, तीसरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी विद्युत विसर्जन, चौथा है भूकंप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कहा गया है कि जो आपके तड़ित होते हैं इसके कारण क्या है। पहला है विंड यानी हवा या वायु, दूसरा है रेन यानी वर्षा, तीसरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी विद्युत विसर्जन और चौथा है आपका भूकंप। अब अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग के बारे में हमने क्या समझा था, हमने ये समझा था कि जब भी बहुत तेज हवाएं चलती हैं क्या होता है, आपके जो बादल है, ये आपका एक बादल है, ये आपका दूसरा बादल है, तेज हवाएं चलती हैं, ये आपस में टकराते हैं या रब करते हैं और क्या होता है, इनकी जो आवेश है पॉजिटिव जो धनावेश है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है और ऋणावेश आपका नीचे इकट्ठा हो जाता है। और इस कारण क्या होता है, कई बार बादलों के बीच में या पृथ्वी और बादल के बीच में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, विद्युत विसर्जन। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, आवेशों का प्रवाह इधर ग्राउंड की ओर की ओर होता है, इस कारण क्या होता है, स्पार्क्स दिखाई देते हैं या लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग का, तड़ित का यहाँ पे कारण हमें क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन। ठीक है, आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो सी होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी विद्युत। तो विद्युत विसर्जन के कारण ही लाइटनिंग उत्पन्न होती है, तड़ित हो। ठीक है, तो इसका कारण क्या है आपका, विद्युत विसर्जन। ठीक है, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, पृथ्वी के हिलने डोलने को क्या कहा जाता है या गति करने को क्या कहा जाता है। पहला है सुनामी, दूसरा है वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी या वॉल्केनिक इरप्शन,
ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरा है अर्थक्वेक यानी भूकंप। चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है। अब अगर हम बात करें वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट, तो क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, पृथ्वी के अंदर जो है आपके जितने भी पदार्थ है सब मॉल्टन फॉर्म में है, यानी जो है लिक्विड के फॉर्म में है। अब क्या होता है, वो जो है बाहर निकल जाते हैं। कारण क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है? पृथ्वी हिलती है। तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के हिलने डुलने का एक कारण आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन पृथ्वी के हिलने डुलने से नहीं होता। ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनामी की। अगर हम सुनामी की बात करें तो सुनामी कब आती है? जब समुद्र में जो है भूकंप जैसी घटना होती है या पृथ्वी हिलती डुलती है, तो इस कारण सुनामी आती है। तो यहाँ पे सुनामी भी आपका जो है एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जिसके कारण हम ये कह सकें कि जो पृथ्वी है वो हिल डुल रही है। अब हम बात करते हैं भूकंप। भूकंप जैसे कि आप नाम से समझ, भूकंप यानी काम, यानी पृथ्वी क्या कर रही है? कांप रही है, हिल डुल रही है। तो पृथ्वी के कांपने के कारण क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के हिलने डुलने को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी अर्थक्वेक यानी भूकंप। ठीक है, तो आपका आंसर है सी ऑप्शन यानी अर्थ। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, यानी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो आप यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो ये है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, किस स्केल में, किस पैमाने में मापी जाती है? ये आपसे केल्विन स्केल, दूसरा है सेल्सियस स्केल, तीसरा है डेसिबल स्केल और चौथा है आपका रिक्टर स्केल। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हम ये जानते हैं कि जो आपकी केल्विन स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया, से आप किसे नापते हैं? तापमान को, यानी टेम्परेचर से मापते हैं, तापमान यानी टेम्परेचर। डेसिबल की बात करें तो डेसिबल से आप जो है साउंड को नापते हैं। अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल एक ऐसा पैमाना है जिसके माध्यम से हम भूकंप को मापते हैं, ट्रेमर्स को मापते हैं। तो भूकंप को मापने का जो पैमाना है वो आपका रिक्टर स्केल। अब अगर हम बात करें सिस्मोग्राफ की, हमने टर्म पढ़ी थी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का काम किससे होता है? आपका सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं भूकंप को। और भूकंप को किस स्केल से नापा जाता है? रिक्टर स्केल से। और भूकंप क्या होता है? भूकंप जो है तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, हिलती डुलती हैं, तो उससे क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे आपका बहुत सारा नुकसान होता है। तो यहाँ पर भूकंप को मापने का जो स्केल है वो आपका रिक्टर, आप इसे अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क, यानी जो आपका कांच की छड़ है जिसे हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, उसमें कौन सा आवेश हो? क्या आपसे कहा गया है? पहला है आपका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन है वो है नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। ठीक
ठीक है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश। तीसरा आपका बोथ, यानी दोनों। ये चौथा है आपका कोई। तो क्या बोला गया है कि जब हम किसी कांच की रॉड को, कांच की छड़ को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें कौन सा आवेश आ जाए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास क्या है, कांच की रॉड, क्या है आपकी ग्लास रॉड, कांच की। इसको किससे रगड़ा गया है, सिल्क के कपड़े से, या रेशम का जो कपड़ा है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, तो क्या होता है, ये दोनों आवेशित हो जाते हैं। रगड़ने से क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, ये आपकी चार्ज हो जाती है। अब हमने क्या किया, कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा। जब हम इन्हें आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और कहाँ से कहाँ होगा आपका, कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े की ओर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े की ओर। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो सिल्क है या जो आपकी कांच की छड़ है, ये नॉर्मली या बगैर रगड़े या रगड़ने से पहले ये कैसी थी, ये थी आपकी अनावेशित। कैसी थी, अनावेशित थी, यानी इसमें जो चार्ज था वो था न्यूट्रल। कैसा आवेश था, न्यूट्रल, यानी ये अनावेशित। सिल्क का कपड़ा और कांच की छड़ दोनों क्या थी, अनावेशित थी, इनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। अब जैसे ही हमने क्या किया, से रगड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जो है कांच के छड़ से सिल्क में चला गया। अब यहाँ पर है, रगड़ने से पहले कांच की छड़ कैसी थी, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का अर्थ क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे। इसी तरीके से अगर सिल्क के कपड़े की बात करें तो सिल्क के कपड़े में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो है इलेक्ट्रॉन आपकी कांच की छड़ से सिल्क की ओर गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए चार्ज यहाँ चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों मान लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हम कुछ, हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, कुछ आपके पास जो है यहाँ पे आवेश है जो मिलके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक आवेश यहाँ से चला जाए, तो यहाँ पे धनावेशों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। धनावेशों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आपका जो कांच है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े में चला गया, कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े में गया। अब सिल्क का कपड़ा क्या है, यहाँ पे पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है आपके बराबर। अब नेगेटिव चार्ज आ, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, सिल्क के कपड़े में। ठीक है, सिल्क के कपड़े में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, वहां से कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े की ओर। कांच की छड़ आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सिल्क का कपड़ा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों की दोनों वस्तुएं चार्ज होती है, लेकिन उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव बी, यानी धनावेश। ठीक है, धनावेश। यानी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, आप इसे नोट करें।
तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, तो इसके हमने आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन भी डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से आपको आंसर्स लेने हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को जो है रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर से हम जो आपका अगला चैप्टर है उसे स्टार्ट करें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।